पहली बार मैं सरदार जी के साथ यहीं मथुरा जेल में गया था। नहीं, वहाँ भी कवि सम्मेलन था, वहाँ भी कवि सम्मेलन होता है। वो सोच के करवाते हैं कुछ सज़ा रह गई होगी, कमी है, कैदियों की सज़ा में कुछ कमी रह गई होगी तो पूरी हो जाएगी। तो वहाँ मैं पहली बार जब गया तो मैं जब कवि सम्मेलन करके निकला तो बाहर मैं स्कूटर पर था, एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली। मैंने पीछे बिठा लिया। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ जेल में काम करते हो? बोला नहीं नहीं मैं जेल में काम नहीं करता। मैंने अच्छा आपका कोई रिश्तेदार या मथुरा जेल में बंद होगा? नहीं, बोला नहीं जी मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूँ। मैं घबराया, मैं कहा कोई मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी घबराओ मत, घर जाके अपने 8,500 पूरे गिन लेना। अरे मैंने कहा इसके कैसे पता लगा, नहीं तो लगता गिन के भी धर दिए। उसी घबराहट में मैं भाई साहब लाल बत्ती पार कर गया। एक ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, बोला 100 रुपये का चालान कटेगा। उस दिन मैंने जिंदगी में खुशी खुशी चालान कटवाया। मैंने कहा रुपये चेक हो जाएंगे। मैंने रुपये निकाल के चेक करे, पूरे थे भाई साहब। 100 का चालान कटवा के बाकी के रुपये वहीं अंदर अंटी में लगा लिए, जहाँ सारे मथुरावासी लगाते अंदर, जो गुप्त जेब होती है पुरुषों की। और जब मैं चलने लगा बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटाए, पकड़ो 100 रुपये। अरे मैंने कहा तेरे पास कहाँ से आए? यहाँ जेल में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों भी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मगर ट्रैफिक पुलिस वाले का ही मामला साफ कर दिया तूने। अरे मैंने कहा ये क्या कर दिया? अरे उस चालान पे मेरा नाम लिखा, मेरा एड्रेस लिखा, मेरा फोन नंबर लिखा और मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मानो। मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं? नहीं, बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। बोल बाके बिहारी लाल की। ऐसे ऐसे छटे हुए मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर देशभक्ति नहीं होती। मैंने चौधरी साहब उनकी देशभक्ति ढूंढ के निकाली और वो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस माँ को तब पता नहीं क्या हो जाता है जब ये सासू माँ बन जाती है। मैं वहीं से शुरू करता हूं कि एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया। एयरफोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन से सुन रहे हैं। थोड़ी सी तालियों का घनत्व आप बढ़ा दीजिए। स्वामी जी आपको मैं प्रणाम करता हूं। और मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो कह रही थी बोले तबीयत खराब थी ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, तबीयत खराब थी ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी तब जाके थोड़ा आराम आया। इसलिए महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए। और एक बात बताना चाहता हूं पुरुषों को जी, आपको अगर अपने खानदान का इतिहास जानना हो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। वाह, 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने होगा। चुप नहीं बैठ सकती महिला। वो 4 महिलाएं चुप होने के लिए गुफा में गई कि हमें मौन रहना है। जैसे गुफा में पहुंची 1 मिनट बाद ही पहली बोली ओहो लगता है मैं तो लाइट और पंखे खुले छोड़ आई। दूसरी बोली हम यहाँ गुफा में मौन रहने के लिए आई हैं। तीसरी दूसरी से बोली अरे वो बोली तो बोली पर तू भी क्यों बोली। चौथी बोली देख रहे हो ना भगवान, एक मैं ही हूं जो अब तक चुप बैठी हूं, लेकिन चुप नहीं बैठ सकती। और इनको अगर 1-2 महिलाओं को 20 साल उम्र कैद हो गई और जब जेल से छुटी तो पहली दूसरी बोली अच्छा बहन चलते हैं, बाकी बातें घर जाके करेंगी। बात खत्म नहीं हुई उनकी, ना उनकी बात खत्म हो सकती। मैं तो विनोद से कह रहा था, मैं कहा विनोद भाई एक बात बताओ पत्नी को संस्कृत में क्या कहते हैं? विनोद पाल जी बोले पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है, जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं देखो पुरुषों की जिंदगी रोडवेज की बस की तरह होती है। पुरुषों की जिंदगी रोडवेज की बस की तरह होती है।
दिन भर कहीं भी घूमो, रात को आके डिब्बों में ही जमा होना पड़ता है। स्थिति है। अच्छा देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि पत्नी का और घड़ी का बड़ा गहरा संबंध है। भाई ये बढ़िया है भाई। देखो घड़ी जो है वो घूम फिर के वहीं आ जाती है। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो, वो घूम फिर के वहीं आ जाएगी, सिर्फ अपनी बात ही मनवाएगी। अच्छा, घड़ी सिर्फ क्लॉकवाइज घूमती है, लेकिन पत्नी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मर्जी घूम सकती है। ये उसके मूड पर निर्भर करता है। अच्छा, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा, घड़ी में अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। घड़ी को चमकाने के लिए रेडियम का प्रयोग होता है, पत्नी को चमकाने के लिए मेकअप का प्रयोग होता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे आप बदल सकते हो, लेकिन पत्नी को चाहकर भी बदल नहीं सकते। उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। एक बार बोल बाके बिहारी लाल की जय। लेकिन देखो, पुरुष हो या महिलाएं हो, आजकल ये बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। बाबा भी ऐसे हो गए, आपको पता, आधे तो अंदर ही पड़े हैं। बिल्कुल सारे योगी बाबा जैसे नहीं होते जो देश के लिए समर्पित होते हैं, ऐसे ऐसे भी बाबा पड़े हैं। एक पहुंच गया बाबा के पास, बोला बाबा मेरी शादी नहीं हो रही। बाबा ने कहा बेटा जेब में किसकी फोटो रखते हो? बोला जी नरेंद्र मोदी की। बोला बेटा दिग्विजय की रखा करो, कृपाणी शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति है। अच्छा, ये महिलाएं भी बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती हैं। एक महिला बाबा के पास गई, बाबा उपदेश दे रहे थे, अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है। महिला बोली बाबा मैं क्या करूं, जब मैं कभी दर्पण देखती हूं और मैं सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदर हूं, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। बाबा मैं इस पाप से कैसे छुटकारा पाऊं? बाबा बोले बच्चा गलतफहमी कोई पाप नहीं, गलतफहमी कोई पाप नहीं। ले तो हम पुरुष किसी गलतफहमी में नहीं रहते, हमें हमारी औकात पता होती है। एक महिला तो कह रही थी, मैंने एक महिला से पूछा, बोली महिलाओं की बात हम कर रहे थे बिल्कुल, और मित्रों ये बात मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे। एक महिला ने कहा मुहावरे का अर्थ बताओ। मैंने एक महिला से पूछा मुहावरे का अर्थ बताओ, आम के आम गुठली के दाम वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो मैडम बोली पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसे ही हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया, थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अच्छा, स्थिति कई बार ऐसा होता है हम फंस जाते हैं, और कई बार आदमी पछताता रहता है मैंने क्या कर लिया। वो 2 कॉलेज के पुराने दोस्त, मंजी जी सुनेगा, 2 कॉलेज के दोस्त आपस में मिले पुराने, बोले कैसे कटे इतने साल? तो पहला बोला जी मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा हुआ। बोला नहीं इतना अच्छा भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पत्नी बहुत झगड़ालू मिली। बोले हो फिर तो तुम्हारा जीवन नरक हो गया होगा। बोला नहीं इतना नरक भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दहेज में 20 लाख रुपए मिले थे, उससे मैंने एक दुकान ले ली, लेकिन दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो फिर तो तुम्हारी जिंदगी नरक, बिल्कुल बहुत तकलीफ हुई होगी। बोला नहीं इतनी तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि वो 20 लाख की दुकान मैंने थोड़े दिन में 40 लाख की बेच दी। बोला फिर तो बहुत मुनाफा हो गया, तेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। बोला नहीं इतनी बल्ले बल्ले भी नहीं हुई, क्योंकि थोड़े दिन बाद ही उस मकान में आग लग गई। बोला हो तुम तो बहुत बदकिस्मत निकले। बोला नहीं इतना बदकिस्मत भी नहीं निकला, क्योंकि पत्नी भी उसी में जल के मर गई, इच्छा छूटा। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। इस प्रदूषण के कारण दिल्ली का तो हो चुका बिल्कुल काम तमाम। यहाँ तो अक्सर लोगों को रहता है कभी खांसी कभी जुकाम। हम सोच ही रहे थे इस प्रदूषण से कैसे अपनी सेहत बचाएं, तभी किसी ने सलाह दी किसी डॉक्टर को ही अपनी पत्नी बना के लाएं। वाह, कई मित्रों ने समझाया भी, पत्नी तो खुद एक समस्या है, भला एक समस्या दूसरी समस्या से कैसे मुक्ति दिलवाएगी। पर हम कहाँ माने, क्योंकि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आएगी। अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आएगी। और जिस दिन मैं अपनी डॉक्टर पत्नी को ब्याह के घर आया तो लगा जोर का झटका था, क्योंकि उसके गले से वरमाला गायब थी, केवल स्टेथोस्कोप लटका था। बोली सुनो जी
मुंह दिखाई में 500 गज का एक प्लाट दिला दो हाँ और अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी तक उस पे शानदार नर्सिंग होम बनवा दो। वाह और हालत ये हो गई कि अब वो मेरी हर सांस का हिसाब जोड़ती है और एक बार जरा सा खांस दूं तो अगली कप सिरप पिला के ही छोड़ती है। हाँ मार्केट में कोई भी नई दवाई आए तो सबसे पहला प्रयोग मुझ पर ही करती। कहती है कोई साइड इफेक्ट हो गया तो नर्सिंग होम में करा दूंगी भर्ती। वाह मैं सोच रहा था उसका नर्सिंग होम बनवाऊं क्योंकि मैं ही उसका फाउंडर हूं, पर आप सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। आप सबको लगेगा वो डॉक्टर है, मैं उसका कंपाउंडर हूं। वाह और आजकल तो दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। आजकल तो दोस्त भी कुछ ज्यादा खुश नजर आते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। मैंने पूछा तो बोले हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। और हफ्ते में 2 बार भाभी से टॉनिक लाते हैं। और मैं कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आप सबके बीच में। और आप बहुत मन से आपने सुना है कि कंटक पथ पर पांवों में ठहराव नहीं लाएंगे हम। आहा कंटक पथ पर पांवों में, और सरदार मंजीत सिंह जी की अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि कंटक पथ पर पांवों में ठहराव नहीं लाएंगे हम। हाँ कभी किसी के प्रति मन में अलगाव नहीं लाएंगे हम। वाह। सभी चाहते सूरत बदले, बदल नहीं सकती तब तक जब तक खुद के अंदर ही बदलाव नहीं लाएंगे भाई हम। जिंदाबाद जब तक खुद के भाई। अंदर ही बदलाव नहीं लाएंगे।